अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम, और हमने पढ़ा बेटा थॉम्सन मॉडल, थॉम्सन मॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं कि थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम क्या था, रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया एटम के लिए। रदरफोर्ड का मॉडल काफी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे रदरफोर्ड की अगर हम बात करें, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसके बेस पे उसने बोला था कि जो सेंटर होता है, यानी किसी भी एटम का जो सेंटर होता है, उसमें जो सेंटर में सारा का सारा मास लोकेटेड रहता है, और बाकी का जो एटम है वो खाली है। ठीक है, उसने बोला था कि जो मास है वो थोड़ी सी जगह के अंदर मतलब प्रेजेंट है, और बाकी जो स्पेस है वो किसी भी एटम का वो क्या है, खाली है। ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, यानी कि उसने बोला कि जो न्यूक्लियाई, उसने इसको नाम दिया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में सारा का सारा मास लोकेटेड है, उसको उसने न्यूक्लियस बोला। इसीलिए बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद हम बोलते हैं कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि बाकी वाला जो स्पेस बचता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था। उसकी ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किस लिए फेल हो गया था, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी को, कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट करेंगे, और रेडिएशंस को एमिट करेंगे तो वो क्या चले जाएंगे, सेंटर से टकरा जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वो स्टेबिलिटी किस तरीके से स्टेबल है, अगर उससे पूछा जाए कि स्टेबल कैसे है, तो वो वाली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड थिंग, जो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये क्या नहीं बताया पाया था, एटम की स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा जो पॉइंट था वो था बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब आपको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रा क्या है। ये चीजें समझने से पहले कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे बनता है, आपको कई सारी चीजों का पहले से पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम किसको बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो वो सारी चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो थर्ड मॉडल है यानी कि बोहर मॉडल, और जो आपकी सेकंड चैप्टर का, अगर मैं ये बोलूं कि सेकंड चैप्टर का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन अगर है तो बोहर मॉडल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको बोहर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाली चीज समझने से पहले, आपको स्पेक्ट्रा समझने से पहले कई सारी बेसिक्स चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम वो सिखाएंगे, उसके बाद हम बोहर मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बात करें तो पॉइंट आता है, देखो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रेजेंट है, अगर हम बात करें बेटा, देखो दो चीजें होती हैं। आप जो जिन भी चीजों को देख सकते हो या फील कर सकते हो, वो या तो मैटर होती हैं, या तो क्या है वो मैटर है, या फिर एनर्जी है। अब एक बात को समझो, एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं मतलब बात कर रही हूँ आपसे तो मेरी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है ना। तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती है ना, या तो वो मैटर है या फिर वो एनर्जी है। ठीक है, तो अगर मैटर के बारे में हम जानते हैं, मैटर क्या होता है, जो चीजें जिनका पर्टिकुलर मास होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे के साथ उन सबको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं हीट है जैसी, ठीक है, आग है जैसी, ठीक है, तो वो आग की बात करें हम, या फिर वो मतलब हम एनर्जी की जो बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, लाइट की बात करें तो वो क्या है, ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म होती है। तो दो चीजें पढ़ते हैं बेटा, अब तक हम इन चीजों से फैमिलियर हैं कि मैटर क्या होता है, उसी तरीके से एनर्जी भी होती है। तो आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, या तो वो मैटर हैं या फिर वो एनर्जी है। ठीक है, अगर आप उसको मैटर की फॉर्म में, मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिफाइन कर पाते हो तो वो मैटर है। अगर वो मैटर नहीं बन रहा है, यानी कि उसका अगर मास नहीं है, वो जगह नहीं ले रही है, तो इसका मतलब वो पक्का क्या होगा, वो एनर्जी होगी। किसकी फॉर्म होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं तो एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया, ठीक है, तो वो रेडिएशन एमिट करता है।
ठीक है, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो। अब इन जो रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, हम जो एनर्जी की बात करें, उनकी कुछ ना कुछ तो फॉर्म होती होगी ना, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर। क्या होता है हमारे पास? वेव नेचर, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज या तो वो पार्टिकल होती है या फिर वेव होता है, हम ऐसी बात करें, ठीक है। वेव क्या होता है? यानी कि जो ट्रेवल करती है, वेव आप सब जानते हो, जो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, इनको हम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है पार्टिकल, पार्टिकल मतलब पर्टिकुलर जगह पे बैठ जाए जो चीज, ठीक है, यानी कि पार्टिकल जिसका पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम रेडिएशंस की बात करें तो वो उनका नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है, ठीक है। तो जब भी हम रेडिएशंस की बात करते हैं, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, तो उस उनका वो क्या करती हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यानी कि वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या करते हैं? एमिट होती हैं। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस, ठीक है, वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको रेडिएंट एनर्जी बोल देते हैं हम, ठीक है। जो रेडिएशंस होते हैं बेटा, उनको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, मतलब वो एनर्जी की फॉर्म है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब ये रेडिएशंस की बात करते हैं तो इनके साथ दो कंपोनेंट पढ़े जाते हैं, मतलब जो ये रेडिएशंस होती हैं, इनके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक इनके साथ जुड़ा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब जो रेडिएशंस होते हैं, उनका नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जिसके साथ एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक, ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब देखो, ये दोनों कंपोनेंट्स, यानी कि किसी भी रेडिएशन के साथ दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब, अब देखो ये थोड़ा सा, हम अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो मैं डायग्राम बनाऊंगी, ये 2 डायमेंशनली बना रही हूँ, ठीक है। इतना मतलब हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अगर मान लो ये हम इस प्लेन पेपर में जूम करें तो ये ऊपर जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, देखो मान लो जैसे मैं इस पेपर की बात करती हूँ, तो उस पेपर के जस्ट पेपर के अंदर अंदर इस अगर इलेक्ट्रिक मतलब कंपोनेंट की बात करें, तो मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वो इससे परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या करता है? वो मूव करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अगर मैंने बात की। और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो जो रेडिएशंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर। तो ये 2 डायमेंशनल जो हमें पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिस पेपर को मतलब अगर फोन पे ये पेपर देख रहे हो, तो इसके इस सीट के ऊपर ये 2 डायमेंशनल है बेटा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल को आप ऐसे लगाओ कि इस पेपर से बाहर की तरफ जाएगा ये वाला ग्रीन, ठीक है। तो इस जो अगर जैसे आप एज्यूम कर सकते हो, तो अगर ये पेपर में 2 डायमेंशनल में ये वाला अगर इलेक्ट्रिक मानते हो, तो इस ग्रीन को आप इस पेपर से बाहर की तरफ, यानी कि इसके परपेंडिकुलर मान के चलिए, ठीक है। तो सिंपल ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कंपोनेंट्स क्या करते हैं? जब लाइट ट्रेवल करती है, जब रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर हैं ही, ठीक है, लेकिन जो वेव प्रोपेगेशन का मतलब जिस साइड में जा रहे हैं, जैसे अब ये आगे की साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वे ऑफ प्रोपेगेशन उसको बोलते हैं हम वे ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। देखो ये जा तो इस साइड रहे हैं,
ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखो इस साइड, अगर ये इस साइड जा रहा है और ये इसके इस में है, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये वाला भी, अगर ये इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को आप ऐसे मानोगे, तो ये भी तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, इस साइड में जाएगा। ठीक है, इस पेपर के बाहर की तरफ, तो वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, ये तीनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड वेव ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। और जो ये रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रही हैं, जब इन रेडिएशंस की अगर हम बात करें, तो ये इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो आप लिखोगे ये दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये इनकी जो स्पीड होती है ट्रेवल करने की, वो उतनी ही होती है जैसे किसकी होती है, लाइट की होती है। अब हमने पढ़ा है, देखो एक थर्ड जो पॉइंट होता है, इसके लिए क्या होता है कि इनको जो ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमारी एयर यानी कि मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती इसको। ठीक है, अगर मीडियम की जरूरत नहीं है, इसी वजह से तो सनलाइट हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पे तो कोई मीडियम नहीं है ना प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सारा जो बिहेवियर था, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये किसने बताए थे, 1864 में बताए थे। ठीक है, मैक्सवेल ने, ये ध्यान रखना है, 1864 ने मैक्सवेल ने। तो अगर हमसे पूछे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में किसने एक्सप्लेन किया था, तो मैक्सवेल ने बता दिया था 1864 में रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो, तो हमें ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, आगे जब हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं, ठीक है, वो हमने बताया कि वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो उस किसी भी वेव्स के बारे में अगर हम डिफाइन करते हैं, तो आप 8th क्लास में भी पढ़ते हो ये वाली बात, तो उसके साथ कुछ पॉइंट्स जुड़े होते हैं, जैसे वेव की वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो किसी भी वेव के बारे में बात करते हैं, देखो जैसे हम पर्टिकुलर किसी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो पार्टिकल के बारे में हमें पता होता है ना, पार्टिकल की हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, उसके मास के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं हम, उसके एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी वेव की बात करते हैं, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे जैसे मान लो हम क्या करते हैं, इस वेव की बात करें, तो मान एक क्या हो जाएगी, ये क्या कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो जब हम किसकी बात करते हैं, किसी वेव की बात करते हैं, तो इसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक क्रस्ट, एक ट्रफ। ठीक है, एक ये चोटी होती है ना, और ये खाई, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, एक बार तो ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रफ, तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, तो जब हम किसके बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर हर एक वेव का, जैसे हर एक मैटर का नेचर अलग होता है बेटा। ठीक है, हर एक मैटर का मास अलग होता है, हर एक मैटर की लेंथ अलग होती है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग मैटर की। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वेव्स भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, तो हर एक वेव का नेचर भी अलग होना चाहिए।
ठीक है, तो उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो अलग अलग तरीके से डिफाइन होंगे ना, सिंपल वही वाली बात है। तो जैसे हम एक वेव की बात करें तो वेव के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं कि जब एक वेव और दूसरी वेव के बारे में देखो, अगर मान लो मैं दूसरी वेव यहाँ पे बनाऊं इस तरीके से, क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। देखो, जब हम इसको अब इन दो वेव्स के बारे में, ये दोनों वेव्स डिफरेंट है तो इनको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? देखो, हमने बोला कि वेवलेंथ क्या होती है? एक क्रस्ट की चोटी से लेकर दूसरे क्रस्ट की चोटी तक की लेंथ, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, यानी कि अगर आप ये बात करो कि इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हो बेटा, इस तरफ से लेकर इस तरफ तक, यानी कि यहां से लेकर यहाँ तक की जो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो या तो क्रस्ट टू क्रस्ट लगा लो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को लगा लो, इस वाली लेंथ को एक वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर इस तरफ से लेकर इस तरफ तक की बता दो, यानी कि तरफ के मिड से लेकर यहाँ तक की। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, मान लो एक वेव यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ कि एक क्रस्ट ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी क्या हो जाएगा? वही है ना कि एक पूरा ये बन रहा है और एक ये, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होती है? जस्ट सिंपल तरीके से मैक्सिमम बच्चे जो जिसको मानते हैं, या तो इस तरीके से मान लो बेटा, ये एक वेवलेंथ है, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, ये एक वेवलेंथ है। अगर आप दूसरी लोगे तो ये और सेकंड, ठीक है, ये वाली सेकंड वेव लेंथ बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी एक वेव की लेंथ होती है, यानी कि एक क्रस्ट से एक ट्रफ को। ठीक है, तो या तो ऐसे बोल दो, या फिर एक क्रस्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक की, यानी कि एक ये हाफ, ये पूरा और ये हाफ, ये वही वाली बात है, सेम है ये। ठीक है, तो एक वेवलेंथ क्या होती है? तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एक वेवलेंथ क्या होती है? एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेकिन ये एक दूसरे के साथ वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो को इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है, और अब पता है हमें कि ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर लंबी होती है या 2 मीटर लंबी होती है, इतना तो नहीं होता ना, ये बहुत छोटे स्केल पे होते हैं। इसलिए आपको 2-3 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब हम किसकी बात करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, तो बेटा ये होता है आपका आप ऐसे बोल सकते हो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, 1 नैनोमीटर की बात करते हो, 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है? ए नॉट क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर की बात करते हो, 10⁻⁹ मीटर होता है ये। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। एक पिकोमीटर भी हो सकता है, कहीं कहीं पे आपसे पूछे, ये होता है पिकोमीटर, तो ये होता है 10⁻12 मीटर। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर में बेटा 10⁸ लिख रखा है कहीं पे, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। देखो, मीटर है, उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रख लो जितना मैंने आपको लिखवा दिया, 1 एंगस्ट्रॉम जी। तो सिंपल मैं आपको क्या बता रही हूँ बेटा कि मैं वेवलेंथ वगैरह को क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैटर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, उसी तरीके से वेव्स भी तो अलग अलग तरह की होंगी ना। ठीक है, तो हम दो वेव्स को, मतलब अब एक बात बताओ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है या फिर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है? ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इसकी वेवलेंथ कंपेरेटिव टू दिस ज्यादा है। देखो, दोनों यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो अगर आप इसके इसके क्रस्ट से इसके क्रस्ट तक की डिस्टेंस को देखोगे, ये ज्यादा है, जबकि इसके क्रस्ट से इसके क्रस्ट तक की अगर डिस्टेंस देखते हो, ऐसे देखोगे, तो ये कम है कंपेरेटिवली। तो क्या दो वेव्स को डिफरेंट, ये अलग अलग टाइप की वेव नहीं होगी? ठीक है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इस वेव की, और इस वेव की वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो मैंने आपको सिखाया कि जिससे आप डिस्टिंग्विश करोगे, सबसे पहले तो आता है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस पढ़ाया जा रहा है, आगे इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो जो वेव की जो सेकंड कैरेक्टर आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी।
क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार बार होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर, ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट मतलब लोकेट कर लिया, ये वाला पॉइंट, तो इसमें से कितनी वेव्स पास होगी एक सेकंड के अंदर? 2, 4, कितनी भी वेव्स पास हो सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से, NU, क्या बोलते हैं? न्यू। देखो जैसे V तो ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, न्यू को थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना बेटा, न्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं हम? न्यू से। तो ध्यान रखना है, न्यू, न्यू ये वाला, ये तो वेलोसिटी हो गया, ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर बार बार कितनी जाती है ना, इस तरीके से याद कर लेना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स, आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पॉइंट इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। आप फिक्स कर लो कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे? देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो पता होनी चाहिए आपको। हर्ट्ज में लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी किस में लिखा जाता है बेटा? हर्ट्ज में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे आपको बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। 1/t, यानी कि उल्टा होता है टाइम का, ठीक है। तो इसलिए इसको म्यू इज इक्वल टू 1/t ऐसे भी बोलेंगे हम। तो टी का क्या होता है? सेकंड इनवर्स, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये वाला भी आपको ध्यान रखना है कि सेकंड इनवर्स लिख दो या फिर क्या लिख दो? हम हर्ट्ज लिख देते हैं। तो न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स की बात करें तो सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स जो भी है, ठीक है, हमारा सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यू क्या होता है? 1/t, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, यानी कि जब हम किसी वेव के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब, अब एम्पलीट्यूड भी अलग हो जाएगा। जैसे देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये वाला, अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास ये वेव है, तो एक वेव इस पॉइंट से कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम लेंथ की बात करें या फिर हाइट की बात करें, सॉरी हाइट की बात करें, ठीक है, किसी भी वेव की जो हाइट होती है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अगर इसकी एक दूसरी वेव ऐसे भी तो हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली वेव इस वेव से अलग हो जाएगी, इसका नेचर अलग हो जाएगा और इसका नेचर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? यानी कि जो हाइट होती है, हाइट ऑफ ए वेव, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। वही वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो वही बेटा मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो सकती है ना। सिंपल जैसे मीटर की होती है, तो लेंथ है ना एक सिंपल सी, जैसे वेव लेंथ थी वैसे ही, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्पलीट्यूड के बाद, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर, अब इसको ध्यान रखना है आपको, वेव नंबर, जब हम किसके बारे में बात करते हैं? वेव नंबर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखो, पहले हम जब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो हमने डिफाइन कर लिया था कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव जा रही है, 1, 2, 3, जितनी वेव जा रही है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, ठीक है। अब हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होंगी, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं हम? न्यू बार से, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये न्यू बार। और ये क्या होता है? 1/λ,
ठीक है, इसको कैसे होता है, जो हमारा लैम्डा था, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ का, लैम्डा क्या था हमारा, वेव लेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ। वेव लेंथ का अपोजिट होता है हमारा वेव नंबर। तो ध्यान रखना है कि म्यू बार से अगर हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1/λ, यानी कि जो हमारा नंबर होती है, ठीक है, वेव नंबर क्या होती है, वेव लेंथ का अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, तो वही है, तो अगर यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो लैम्डा अगर मीटर में है तो मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप बात करोगे, जो भी हमारी यूनिट होगी उसकी फॉर्म में हम बात करेंगे। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखोगे, हमारा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हम सेंटीमीटर की लेके चल रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव्स होती हैं उसको हम उसका क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम एक बार लास्ट में समझ करेंगे, तब आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो सिंपल देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा कि वेव लेंथ क्या होता है, यानी कि लैम्डा। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करवा रहे थे। फिर हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फिर हमने म्यू बार यानी कि वेव नंबर के बारे में पढ़ा, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा देखो इसमें फ्रीक्वेंसी में और वेव नंबर में, फ्रीक्वेंसी तो क्या था कि एक पॉइंट फिक्स कर लिया और उसमें हमने टाइम फिक्स कर दिया, 1 सेकंड में जितने वेव्स पास हो रही हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। यहाँ पे हमने लेंथ फिक्स कर दी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी भी वेव्स प्रेजेंट है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब देखो हर एक वेव का अलग वेव नंबर बनेगा, कैसे देखो, अगर हम देखो, अगर मान लो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर ये हम बात करें तो ये अलग नंबर ऑफ वेव्स है, और इतनी सेंटीमीटर में दूसरी वेव की बात करें तो हो सकता है वो इस तरीके से प्रेजेंट हो, उसमें अलग नंबर ऑफ वेव्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सेंटीमीटर में दो अलग अलग वेव्स में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स अलग हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर अलग है, इस वेव का वेव नंबर अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाएंगे इनके। तो हमने बात की वेव नंबर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। देखो नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब इस चीज को देखो, आगे एक रिलेशन करवाने वाली हूँ, उसको ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से में से पास होने में एक वेव को कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है या फिर 0.011 सेकंड लगता है, उसको बोलते हैं एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में कितना टाइम ले रही है। ठीक है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करवा देते हैं हम इस तरीके के साइन से। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, 1/ν। ये क्या होता है बेटा, वही वाली बात है ना, अगर टी से रिप्रेजेंट करवाओ, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था, म्यू क्या पढ़ाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या बताया था बेटा, 1/t बताया था, ये बताया था ना, फ्रीक्वेंसी क्या बताया था मैंने, 1/t बताया था। ठीक है, तो अब अगर टी को इधर ले आओगे तो 1/ν हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना कि टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ही है ना, वहां पे भी मैंने फ्रीक्वेंसी का टी के साथ, देखो दोबारा से आते हैं उसी पॉइंट पे, फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या बताया था, न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, और अब मैंने क्या बताया है आपको, t इज इक्वल टू 1/ν, वही वाली बात है। सिंपल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या बताओगे कि एक पॉइंट से गुजरने में एक वेव को कितना सेकंड लगती है। ठीक है, एक वेव को कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम उसका बोलते हैं टाइम पीरियड। भाई कितना टाइम पीरियड है इस वेव का, ठीक है, तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बोलूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूले की बात आ जाती है बेटा, तो वो बन जाता है अब हमारा न्यू इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, ये वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज को आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, यानी कि ये तो क्या है, न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है, सी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट।
वेलोसिटी ऑफ लाइट अब हमने बात की। तो ये तो वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, लेंथ है, वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वही वाली होते हैं ना, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आप नियम से बात करो तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। जैसे देखो, मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वेव लेंथ देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ऐसे लिख सकते हो। और न्यू को क्या लिख सकते हो, ये न्यू क्या होता है, 1/t, ऐसे लिख सकते हो ना, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो न्यू को इधर ले जाओ और टी को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू सी इंटू टी, यही वाली बात तो हमने बात की थी बेटा। देखो सिंपल, आपको पता है, ये तो मैथमेटिकली भी पता होता है ना, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यही वाली बात तो है। इसी को रीअरेंज करके ये वाली इक्वेशन बना रखी है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद कर लेना। बाकी बना कैसे है आपको पता है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम बात करेंगे तो वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो सी ये तो फिक्स है, ठीक है। सी क्या है बेटा, फिक्स है। लाइट की जो वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है, ठीक है। टाइम हमें पता है, टाइम पीरियड को हम अगर टाइम पीरियड नहीं बात करें तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, 1/न्यू भी तो लिख सकते हैं। तो मैं टी की जगह 1/, देखो डिस्टेंस, ये क्या है, लेंथ क्या थी, डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू ये क्या है, टाइम, ठीक है। टाइम को मैं 1/म्यू लिख देती हूँ, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। तो सब बच्चों को ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अभी यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को देखो ध्यान से देखना है। अब हमें एक दे रखा है आपको डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको इतना पता चल गया कि अलग अलग अगर वेव की बात करें तो जैसे मैटर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी तरीके से वेव भी अलग अलग तरह की होंगी, ठीक है। उनका नेचर भी अलग अलग तरह का होगा। तो इसीलिए तो हमारी एक्स रेज अलग होती हैं, रेडियो वेव्स अलग होती हैं। हम बात नहीं करते रेडियो वेव्स, क्योंकि बेटा इनकी वेव लेंथ अलग है। जैसे हमने अभी पढ़ा है, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, कि जैसे वेव लेंथ अलग हो जाती है ना, तो वो वेव अलग टाइप की हो जाती है, ठीक है। वो हम मैटर के बारे में पढ़ते थे, हमने सिर्फ अपने जनरल लाइफ में जो हम देखते हैं उनको पता है, उनके बारे में पता है। जब हम रेज की बात करते हैं तो रेज जैसे मैटर अलग अलग तरह की, रेज भी अलग अलग तरह की है। तो एक्स रेज का भी अलग नेचर हो जाएगा, रेडियो वेव्स का भी अलग हो जाएगा। जैसे जैसे आप एफएम सुनते हो, ठीक है, वो रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। तो उनका भी अलग नेचर हो जाएगी, उनका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे हम कल। उससे पहले एक बार क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं जो हमने अभी किए हैं, ठीक है। चलो, आपको दे रखा है कि वेव नंबर बताना है, आपको वेव नंबर, वेव नंबर आपको बताना है, और आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। आपको क्या बताना है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। अगर आपको वेव लेंथ बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा, वेव लेंथ बता रखा है, वेव लेंथ दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब तक जो हमने किया उसी से निकालना है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल। तो आपको पता है वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ इसका मतलब न्यू बार, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है बेटा, न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारा, ठीक है। और न्यू बार अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो वेव नंबर, ठीक है। सॉरी, वेवलेंथ तो लेमडा, और वेव नंबर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू बार, सॉरी, ठीक है। वेवलेंथ लेमडा दे रखा है हमें, और वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, देखो लास्ट पेजेस पे चलते हैं दोबारा से। देखो बेटा, हमने पढ़ा था वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, 1/λ। तो चलो हम इसी फॉर्मूले को दोबारा से लगाते हैं, न्यू बार यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। यानी कि 1/λ हमें दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से आप इसको सिंपल यूनिट में ले आओ। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इतने एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको जो भी है 5800 उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करवा दो,
ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा। इसका मतलब इसको एंगस्ट्रॉम से मैं किसके अंदर लेके जाती हूँ, मीटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/5800 इंटू 10 की पावर, आप क्या लिख सकते हो बेटा, -10। आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, वेव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यू से रिप्रेजेंट करवाते हैं हम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था बेटा फ्रीक्वेंसी का, अभी अभी लास्ट में मैंने करवाया था, क्या करवाया था हमने, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने ऐसे बोल दिया था, ये तो बेटा आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चाहे फिजिक्स लगा लो चाहे कहीं लगा लो, ये वाला तो आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए याद, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, और सी फिक्स होता है बेटा, लाइट की जो वेलोसिटी वो तो फिक्स है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, याद कर लो बिल्कुल, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और लैम्डा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उस वैल्यू को पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, तब तक आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे फटाफट से। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक मतलब आपको दे रखा है, घर से करके देखना है, चलो आपको दे रखा है बेटा कि वेवलेंथ रेंज ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन लिखते हैं हम क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। द वेवलेंथ कल बात करेंगे इसके बारे में, फिर हम वेव, कोई भी बच्चा क्लास लीव करके नहीं जाएगा बेटा, अटेंडेंस नहीं हुई है। रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, ये बारे कल हम बताएंगे इसके बारे में, विजिबल क्या होता है, वॉयलेट और ये क्या होते हैं सारी चीजें। ठीक है, नैनोमीटर टू रेड, रेड का कितना दे रखा है हमारा, रेड की वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 750, सॉरी ये दे रखा है 750 नैनोमीटर। आपको बताना है वेवलेंथ, अब जो वेवलेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज यानी कि